सर, बारिश में भीग जाएंगे आप। चलिए गाड़ी में बैठ जाइए। हेलो, मैं अरब खन्ना बोल रहा हूँ। प्रिया मेहरा शहर की सबसे शक्तिशाली और अमीर बिजनेस वूमन थी। वो गुस्से में अपने लग्जरी विला की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। आरव, तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा? मेरी मॉर्निंग ग्रीन टी कहाँ है? प्रिया चिल्लाई। आरव किचन से तेजी से बाहर आया, हाथ में ट्रे लिए। सॉरी प्रिया, मशीन में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। आरव ने सफाई देने की कोशिश की। प्रिया ने बिना सुने ट्रे उसके हाथ से झटकी और जानबूझकर फर्श पर गिरा दी। गर्म टी के छींटे आरव के पैरों पर गिरे, लेकिन प्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। बहाने मत बनाओ, तुम जैसे घर जमाई को और क्या काम है? मेरे पापा ने तुम्हें सड़क से उठाकर मेरा पति बनाया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब मेरे बराबर हो गए। तुम्हारी औकात आज भी मेरे घर के नौकरों जैसी है जो मेरे टुकड़ों पर पलते हैं। आरव ने सिर झुका लिया। प्रिया, मैं तुम्हारा पति हूँ, कम से कम थोड़ी इज्जत। शट अप! प्रिया ने उसकी बात काट दी। पति, तुम सिर्फ कागजों पर हो। जिस दिन मुझे ग्लोबल फ्यूचर ग्रुप के साथ वो मेगा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उस दिन मैं पापा की नहीं सुनूंगी। तुम्हें तलाक देकर घर से बाहर फेंक दूंगी। मिस्टर मेहरा व्हीलचेयर पर वहां आए और ये सुनकर दुखी हो गए। प्रिया, ये कैसा व्यवहार है? आरव तुम्हारा पति है, उसने इस घर के लिए मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। पापा प्लीज। प्रिया ने नफरत से आरव को देखा। आप इस भिखारी की तरफदारी मत कीजिए। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है, मेरा मूड खराब मत कीजिए। आरव ने मिस्टर मेहरा को इशारे से शांत रहने को कहा और प्रिया के लिए नाश्ता परोसने लगा जैसे कोई सर्वेंट। शाम को मेहरा पैलेस में ग्रैंड पार्टी थी। शहर के सारे बड़े बड़े लोग वहां मौजूद थे। प्रिया आज बेहद ग्लैमरस लग रही थी। उसके साथ रवि खड़ा था, जो प्रिया के क्लोज होने का दिखावा कर रहा था। रवि हमेशा आरव को नीचा दिखाने का मौका ढूंढता। आरव ने एक पुराना साधारण सूट पहना था, जो शायद शादी के समय मिस्टर मेहरा ने दिया था। वो मेहमानों के बीच ड्रिंक सर्व कर रहा था, क्योंकि प्रिया ने उसे यही काम दिया था। रवि ने जोर से हंसते हुए सबका ध्यान खींचा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए मिस्टर आरव से, प्रिया के भाग्यशाली पति। वैसे काम तो ये सर्वेंट का कर रहे हैं, लेकिन किस्मत राजाओं वाली है। फ्री की रोटियां तोड़ना कोई इनसे सीखे। पूरी पार्टी में लोग हंसने लगे। प्रिया को शर्म महसूस हुई कि आरव उसका पति है। उसने अपना गुस्सा आरव पर निकालने की सोची। आरव, यहाँ आओ। प्रिया ने सबके सामने उसे बुलाया। आरव पास आया। जी प्रिया। प्रिया ने अपनी हील्स की तरफ इशारा किया। देखो, मेरी हील्स पर किसी ने ड्रिंक गिरा दिया है, इसे साफ करो अभी। हॉल में सन्नाटा छा गया। मिस्टर मेहरा को धक्का लगा। प्रिया, ये तुम क्या कह रही हो? वो तुम्हारा पति है। तो क्या हुआ पापा? प्रिया की आंखों में घमंड था। पति है तो क्या मेरे पैरों में नहीं झुक सकता? वैसे भी उसकी जगह मेरे पैरों में ही है। साफ करो आरव, वरना आज रात तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। आरव ने गहरी सांस ली। उसने प्रिया की आंखों में देखा। वहां प्यार की एक बूंद भी नहीं थी, सिर्फ नफरत। आरव धीरे से नीचे झुका। रवि और प्रिया के चेहरों पर शैतानी मुस्कान आ गई, लेकिन आरव ने हील साफ नहीं की। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला, उसे जमीन पर डाला और खड़ा हो गया। प्रिया, आरव की आवाज में गंभीरता थी। मैंने ये शादी मजबूरी में और तुम्हारे पापा की इज्जत रखने के लिए निभाई थी। सोचा था वक्त के साथ तुम मुझे पति मान लोगी, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे पास पैसा तो बहुत है, लेकिन एक औरत की गरिमा नहीं। जबान लड़ाता है मुझसे। प्रिया चिल्लाई। आरव ने अपना पुराना सूट उतारकर जमीन पर फेंक दिया। तुमने कहा था ना तलाक चाहिए। मुबारक हो प्रिया मेहरा, आज से तुम आजाद हो। और रही बात ग्लोबल फ्यूचर ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट की, तो दुआ करना उनका सीईओ तुम्हारी तरह घमंडी ना हो। आरव ने मुड़कर रवि को देखा और बोला, और तुम पराए घर की औरतों और दौलत पर नजर रखने वाले, तुम्हारा वक्त अब खत्म। आरव तेज कदमों से पार्टी से बाहर निकल गया। प्रिया पीछे से चिल्लाती रही, दफा हो जाओ, दोबारा अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। आरव पैलेस के गेट से बाहर आया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जैसे ही वो सड़क पर आया, एक चमकती हुई ब्लैक मर्सिडीज और 3 काली एसयूवी उसके सामने रुक गई। 4 बॉडीगार्ड्स छाता लेकर दौड़े और आरव के सर पर तान दिया। ड्राइवर ने झुककर पीछे का दरवाजा खोला। गुड इवनिंग सर, क्या हम हेड ऑफिस चलें? आरव ने गाड़ी में बैठते हुए फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। उसकी आंखों में अब वो नमी नहीं बल्कि आग थी। हेलो, मैं आरव खन्ना बोल रहा हूँ, सीईओ ऑफ ग्लोबल फ्यूचर ग्रुप। मेहरा एंटरप्राइजेस के साथ कल होने वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। और हाँ, मार्केट में खबर फैला दो कि मेहरा एंटरप्राइज डूबने वाली है। मैं देखना चाहता हूँ कि बिना पैसों के प्रिया का घमंड कितने दिन टिकता है। फोन रखकर आरव ने मुड़कर मेहरा पैलेस को देखा। खेल अब शुरू हुआ है मिसेज वाइफ। मेहरा पैलेस में आरव के जाने के बाद भी पार्टी चल रही थी, लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं था। प्रिया अभी भी गुस्से में अपनी वाइन पी रही थी। उस 2 कौड़ी के नौकर की इतनी हिम्मत, उसने मेरा मूड खराब कर दिया। प्रिया बड़बड़ाई,
रवि हंसते हुए उसके पास आया। छोड़ो ना प्रिया, कचरा घर से बाहर गया, अच्छा ही हुआ। अब हम सेलिब्रेट करते हैं। ग्लोबल फ्यूचर ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट पक्का होते ही हमारी कंपनी की वैल्यू 15 गुना बढ़ जाएगी। रवि अपनी बात पूरी भी कर नहीं पाया था कि प्रिया की पर्सनल सेक्रेटरी मिसेज कपूर बदहवास होकर दौड़ती हुई आई। मैम, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? मैम, ग्लोबल फ्यूचर ग्रुप ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, कपूर ने डरते हुए बताया। प्रिया के हाथ से वाइन का ग्लास छूटकर जमीन पर गिर गया। क्या तुम पागल हो गई हो? अभी सुबह तो सब फाइनल हुआ था, ऐसे अचानक कैसे? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ मैम, कपूर ने अपना टैब प्रिया के सामने किया। उन्होंने हमारी कंपनी के खिलाफ फ्रॉड का केस भी फाइल कर दिया है। मार्केट में खबर फैल गई है और हमारे इन्वेस्टर्स पैसे वापस मांग रहे हैं। मेहरा एंटरप्राइज के शेयर्स पिछले 10 मिनट में 45% गिर चुके हैं। प्रिया को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब अचानक कैसे हो रहा है। तभी रवि का फोन भी बजने लगा। उसने फोन उठाया और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मेरी कंपनी पर रेड? लेकिन क्यों? कौन करवा रहा है ये सब? रवि चिल्लाया। रवि ने फोन काटा और घबराकर प्रिया की तरफ देखा। प्रिया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो रहा है। किसी ने मेरी कंपनी के सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए हैं। मुझे अभी पता चला है कि ये सब ग्लोबल फ्यूचर ग्रुप के सीईओ आरव खन्ना के इशारे पर हो रहा है। आखिर ये आदमी हमसे क्या चाहता है? हमने तो कभी उससे बात नहीं की। एक कोने में व्हीलचेयर पर बैठे मिस्टर मेहरा सब सुन रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, मैंने कहा था प्रिया, किसी के आंसू तुम्हें बहुत भारी पड़ेंगे। उस लड़के को घर से निकालकर तुमने अपनी किस्मत को ठोकर मारी है। प्रिया गुस्से में अपने पिता की ओर पलटी। पापा, प्लीज आप उस फटीचर की रट लगाना बंद कीजिए। यहाँ हमारा बिजनेस डूब रहा है और आपको उस आरव की पड़ी है। और ये आरव खन्ना कौन है? मैं अभी उससे बात करती हूँ। प्रिया ने तुरंत ग्लोबल फ्यूचर ग्रुप के हेड ऑफिस में कॉल लगाया। कई बार रिंग होने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने फोन उठाया। हेलो, मैं प्रिया मेहरा बोल रही हूँ। मुझे अभी के अभी मिस्टर आरव खन्ना से बात करनी है। प्रिया ने अपनी आदत के अनुसार हुक्म चलाया। रिसेप्शनिस्ट की आवाज बेहद शांत और सख्त थी। मिस्टर खन्ना किसी से बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है। अगर आप अपनी कंपनी बचाना चाहती हैं, तो कल सुबह 9 बजे ऑफिस आ जाइए। अगर 1 मिनट भी लेट हुई तो मेहरा एंटरप्राइजेस का नामो निशान मिट जाएगा। फोन कट गया। प्रिया गुस्से से कांप रही थी, लेकिन पहली बार उसे डर लग रहा था। पूरी रात मेहरा पैलेस में किसी को नींद नहीं आई। प्रिया और रवि वकीलों को कॉल करते रहे, लेकिन कोई भी ग्लोबल फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ खड़ा होने को तैयार नहीं था। आरव खन्ना का पावर इतना ज्यादा था कि पूरा शहर उसके सामने झुकता था। अगली सुबह ठीक 8:55 पर प्रिया और रवि ग्लोबल फ्यूचर ग्रुप की विशाल टावर के सामने खड़े थे। ये बिल्डिंग आसमान को छू रही थी। काले शीशे वाली ये इमारत किसी किले से कम नहीं लग रही थी। रवि ने अपना पसीना पोंछा। प्रिया, मुझे अजीब लग रहा है। ये आदमी बहुत खतरनाक है। हमें माफी मांग लेनी चाहिए। चुप रहो रवि, प्रिया ने अपनी घबराहट छिपाते हुए कहा। मैं प्रिया मेहरा हूँ। मैं किसी के सामने नहीं झुकती। मैं उसे समझा दूंगी कि ये एक बिजनेस डील है, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। वे दोनों रिसेप्शन पर पहुंचे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनकी चेकिंग की जैसे वे कोई अपराधी हों। यह प्रिया के लिए बहुत अपमानजनक था। मिस्टर खन्ना 55वीं मंजिल पर आपका इंतजार कर रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट ने बिना उनकी तरफ देखे कहा। लिफ्ट ऊपर जा रही थी। हर मंजिल के साथ प्रिया के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। 55वीं मंजिल पर लिफ्ट खुली। सामने एक बड़ा कॉरिडोर था, जिसके आखिर में बड़ा दरवाजा था। उस पर लिखा था सीईओ। प्रिया ने दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। कमरा बहुत बड़ा था। एक तरफ बड़ी खिड़की से पूरा शहर दिखाई दे रहा था। एक बड़ी घूमने वाली कुर्सी खिड़की की तरफ थी। कुर्सी पर बैठा शख्स शहर को देख रहा था। उसकी पीठ प्रिया और रवि की तरफ थी। प्रिया ने गला साफ किया। मिस्टर खन्ना, मैं प्रिया मेहरा हूँ। आपने हमारी कंपनी के साथ ऐसा क्यों किया? क्या आप जानते हैं मेरा कितना नुकसान हुआ है? कुर्सी पर बैठे शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। रवि थोड़ा आगे बढ़ा। सर प्लीज देखिए, अगर कोई गलतफहमी हुई है तो हम बात कर सकते हैं। प्लीज हमारी कंपनी को बर्बाद मत कीजिए। तभी वो कुर्सी धीरे धीरे घूमने लगी। गलतफहमी तो बहुत बड़ी हुई है रवि, एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। जैसे ही कुर्सी पूरी घूमी और उस शख्स का चेहरा सामने आया, प्रिया और रवि के हलक से आवाज ही नहीं निकली। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने कोई और नहीं बल्कि वही साधारण आरव बैठा था, लेकिन आज वो फटे कपड़ों में नहीं बल्कि लाखों के ब्रांडेड सूट में था। हाथ में महंगी घड़ी और चेहरे पर राजा जैसी अकड़। आरव ने अपनी उंगलियां आपस में फंसाई और मुस्कुराया। स्वागत है मेरे ऑफिस में प्रिया। ग्रीन टी पियोगी या फिर जमीन पर गिराने की आदत अभी भी नहीं गई? प्रिया के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, आरव। रवि जो अभी भी सदमे में था, हकलाते हुए बोला, ये नहीं हो सकता। तुम तो आरव हो। तुमने जरूर ये ऑफिस और ये सूट चोरी किया है। तुम नाटक कर रहे हो।
रवि की बात सुनकर आरव जोर से हंसा। उसकी हंसी में एक ऐसा डर था जिससे रवि की रूह कांप गई। आरव ने अपनी मेज पर रखा एक बटन दबाया। अगले ही पल 4 बड़े सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आए और आरव के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। सर, क्या हम इन दोनों को बाहर निकालें? हेड ऑफ सिक्योरिटी ने पूछा। आरव ने हाथ के इशारे से उन्हें रुकने को कहा। नहीं, अभी नहीं। आज मैं देखना चाहता हूँ कि जब औकात बदलती है तो लोगों की जुबान कैसे बदलती है। आरव अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलकर प्रिया के पास आया। प्रिया की नजरें झुकी हुई थी, वो कांप रही थी। क्या हुआ प्रिया? आरव ने व्यंग्य करते हुए पूछा। आज आपकी आवाज क्यों नहीं निकल रही? कल तो आप चिल्ला चिल्ला कर मुझे मेरी औकात याद दिला रही थी। आपने कहा था ना कि औकात कपड़ों से नहीं होती। बिल्कुल सही कहा था। देखिए, आज मेरे कपड़े बदल गए, लेकिन मैं वही आरव हूँ और आप भी वही प्रिया हैं। बस फर्क इतना है कि आज तुम मेरे रहमो करम पर खड़ी हो। प्रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। आरव, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। पापा की खातिर प्लीज हमारी कंपनी को मत बर्बाद करो। पापा की खातिर? आरव की आवाज अचानक सख्त हो गई। जिस पिता ने तुम्हें राजकुमारी की तरह पाला, तुमने उनके संस्कारों का तमाशा बना दिया। मैंने तुमसे शादी इसीलिए की थी क्योंकि मिस्टर मेहरा ने मेरे बुरे वक्त में मेरे पिता की मदद की थी। मैं उनकी कंपनी को डूबने से बचाने और तुम्हें प्यार सिखाने आया था, लेकिन तुमने अपने घमंड में सब खत्म कर दिया। तभी रवि, जो अब तक समझ चुका था कि आरव ही असली पावर है, अचानक गिड़गिड़ाने लगा। वह दौड़कर आरव के पैरों में गिर गया। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है सर। ये सब प्रिया का किया धरा है। यही घमंडी है, इसी ने मुझे आपके खिलाफ भड़काया था। मैं तो हमेशा से आपकी इज्जत करता था। प्लीज मेरी कंपनी को बख्श दीजिए। प्रिया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो हतप्रभ होकर रवि को देखने लगी। रवि, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? आरव ने घृणा से रवि को देखा और एक लात मारकर उसे दूर हटा दिया। प्यार? प्रिया, देखो इस आदमी को। ये है तुम्हारी पसंद, जिसके लिए तुमने एक ईमानदार इंसान को जलील किया। ये तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसे से प्यार करता था, और अब जब पैसा जा रहा है तो इसका प्यार भी हवा हो गया। आरव ने अपनी मेज से एक फाइल उठाई और रवि के मुंह पर फेंकी। रवि, ये तुम्हारी कंपनी के इलीगल पेपर्स हैं और पुलिस नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही है। फ्रॉड और टैक्स चोरी के इल्जाम में तुम्हें कम से कम 12 साल की जेल होगी। नहीं नहीं, रवि चिल्लाता रहा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पकड़ा और घसीटते हुए ऑफिस से बाहर ले गए। रवि के चिल्लाने की आवाज कॉरिडोर में गूंजती रही। अब कमरे में सिर्फ आरव और प्रिया बचे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि प्रिया अपनी धड़कनें सुन सकती थी। अब आपकी बारी प्रिया मेहरा, आरव अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए बोला। प्रिया फिर से रोने लगी। आरव, मैं हाथ जोड़ती हूँ, रवि जैसा भी था उसे सजा मिल गई, लेकिन मेरे पापा, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेहरा एंटरप्राइजेज उनकी जान है। तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी, बस कंपनी को मत बर्बाद करो। आरव ने एक पेन घुमाया और प्रिया की आंखों में देखा। जो बोलूंगा वो करोगी? हाँ, कुछ भी, प्रिया ने सिसकते हुए कहा। ठीक है। आरव ने एक एग्रीमेंट पेपर प्रिया की तरफ सरकाया। मेहरा एंटरप्राइजेस का कर्ज मैं चुका दूंगा, कंपनी नीलाम नहीं होगी, लेकिन बदले में मेहरा पैलेस, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारा बैंक बैलेंस, सब कुछ अब ग्लोबल फ्यूचर ग्रुप के नाम होगा। और तुम? आरव थोड़ा रुका और बोला, तुम अगले 6 महीने तक मेरी पर्सनल असिस्टेंट यानी नौकर बनकर मेरे घर में रहोगी। वही काम करोगी जो कल तक मैं तुम्हारे घर में करता था, झाड़ू पोछा, खाना बनाना और मेरे जूते साफ करना। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। क्या? मैं ये कैसे कर सकती हूँ? फैसला तुम्हारा है प्रिया। आरव ने घड़ी की तरफ देखा। नीलामी शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। या तो ये एग्रीमेंट साइन करो और अपनी औकात को भूल जाओ, या फिर बाहर जाओ और अपने पिता को सड़क पर आते हुए देखो। प्रिया के पास कोई रास्ता नहीं था। कांपते हाथों से उसने पेन उठाया। प्रिया ने कांपते हाथों से एग्रीमेंट पर साइन कर दिए। उसकी आंखों से एक आंसू टपका और पेपर पर गिर गया। आरव ने पेपर अपने पास रखा और अपनी घड़ी देखी। गुड, अब जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं अपना सामान पैक करने के लिए। याद रखना, मेहरा पैलेस अब मेरा है। तुम वहाँ से सिर्फ अपने कुछ कपड़े ला सकती हो, कोई ज्वेलरी या महंगा सामान नहीं। कल सुबह 6 बजे मेरे घर रिपोर्ट करना। 1 मिनट भी लेट हुई तो डील कैंसिल। प्रिया भारी कदमों से ऑफिस से बाहर निकली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ ही घंटों में उसकी पूरी दुनिया बदल गई थी। अगली सुबह ठीक 6 बजे प्रिया आरव के आलीशान बंगले के गेट पर खड़ी थी। ये बंगला मेहरा पैलेस से भी बड़ा और खूबसूरत था। एक पुराने नौकर ने गेट खोला और उसे अंदर ले गया। ये रही आपकी यूनिफॉर्म। नौकर ने प्रिया को एक साधारण सलवार कमीज थमा दी और सर ने कहा है कि आपको सर्वेंट क्वार्टर में रहना होगा। प्रिया ने वो कपड़े देखे। उसने चुपचाप कपड़े पहने और किचन में गई। तभी इंटरकॉम बजा। आरव की आवाज आई, मेरी ग्रीन टी लेकर ऊपर आओ, 5 मिनट में। प्रिया के हाथ कांपने लगे। उसे वो पल याद आ गया जब उसने आरव के हाथ से टी गिराई थी।
उसने जल्दी जल्दी टी बनाई और ट्रे लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो आरव के बेडरूम में पहुंची। आरव सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। प्रिया ने डरते डरते ट्रे टेबल पर रखी। सर, आपकी टी। प्रिया की आवाज बहुत धीमी थी। आरव ने एक घूंट पिया और तुरंत कप को ट्रे में जोर से रख दिया। ये क्या है? इतनी ठंडी टी और इसमें शुगर कितनी ज्यादा है। तुम्हें एक सिंपल टी बनाना भी नहीं आता? सॉरी, मैं अभी दूसरी लाती हूँ। प्रिया घबरा गई। रुको, आरव ने उसे रोका। तुम्हें याद है प्रिया, जब मैंने तुम्हारे लिए टी बनाई थी और मशीन खराब थी तो तुमने क्या किया था? तुमने वो गर्म टी मेरे पैरों पर गिरा दी थी। प्रिया की आंखें शर्म से झुक गईं। आरव उसके पास आया और बोला, डरो मत, मैं वो नहीं करूंगा जो तुमने किया था, क्योंकि मुझ में और तुम में यही फर्क है। जाओ, इसे दोबारा बनाकर लाओ और याद रखना, जब तक सही नहीं बनेगी तब तक बनाती रहोगी। प्रिया किचन में वापस गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज उसे समझ आ रहा था कि एक कप टी बनाने में कितनी मेहनत लगती है और जब कोई उसे बिना वजह ठुकरा देता है तो कैसा महसूस होता है। दिन भर प्रिया काम करती रही। पूरे घर की सफाई, पौधों को पानी देना, कपड़ों को प्रेस करना। शाम होते होते उसकी कमर टूट रही थी। उसके कोमल हाथों में छाले पड़ गए थे। वो भूख से बेहाल थी, लेकिन उसे खाने का वक्त भी नहीं मिला था। रात को आरव ने डिनर होस्ट किया। कुछ मेहमान आने वाले थे। प्रिया को लगा कि शायद उसे किचन में ही रहना होगा, लेकिन आरव ने उसे बुलाया। प्रिया, आज मेरे कुछ खास दोस्त आ रहे हैं, तुम्हें ही उन्हें डिनर सर्व करना है, आरव ने आदेश दिया। जैसे ही मेहमान अंदर आए, प्रिया के होश उड़ गए। ये कोई और नहीं बल्कि प्रिया के ही पुराने अमीर दोस्त थे, जो कल तक प्रिया की पार्टीज में उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। नेहा, जो प्रिया की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, ने प्रिया को ट्रे पकड़े देखा और हैरान रह गई। ओह माय गॉड प्रिया, तुम यहाँ, और ये क्या हाल बना रखा है? तुम आरव के घर में वेट्रेस का काम कर रही हो? नेहा ने जोर से हंसते हुए कहा। बाकी दोस्त भी हंसने लगे। अरे ये तो वही प्रिया मेहरा है जो कहती थी कि मिडिल क्लास लोग उसके पास खड़े होने लायक नहीं होते। आज देखो, खुद पानी पिला रही है। प्रिया को लगा जैसे धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। शर्मिंदगी के मारे उसका चेहरा लाल हो गया था। वो ट्रे पकड़कर रोने लगी। उसे आज अपनी औकात का असली मतलब समझ आ रहा था। वो वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन जा नहीं सकती थी। आरव दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसने दोस्तों को शांत नहीं कराया। वो चाहता था कि प्रिया उस अपमान को महसूस करे जो उसने दूसरों को दिया था। मेहमानों के जाने के बाद प्रिया कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी हर गलती याद आ रही थी। कैसे उसने आरव को बेइज्जत किया था, कैसे उसने अपने पिता की बात नहीं मानी थी, कैसे उसने रवि जैसे धोखेबाज पर भरोसा किया था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा। आरव खड़ा था। उसके हाथ में खाने की एक थाली थी। आरव ने थाली प्रिया की तरफ बढ़ाई। लो, खाना खा लो। सजा का मतलब भूखा मारना नहीं होता। प्रिया ने आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, सिर्फ पछतावा था। वो आरव के पैरों में गिर पड़ी। आरव, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। मुझे अब समझ आया कि मेहनत की क्या कीमत होती है। आज उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो मुझे पता चला कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया था। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। आरव ने उसे देखा लेकिन उठाया नहीं। उसका चेहरा अभी भी गंभीर था। माफी मांगना आसान है प्रिया, लेकिन भरोसा जीतना मुश्किल। अभी तो सिर्फ एक दिन हुआ है, अभी 6 महीने बाकी हैं। देखते हैं ये पछतावा असली है या बस आज की थकान का असर। आरव वहाँ से चला गया, लेकिन थाली वहीं छोड़ गया। प्रिया आंसुओं के साथ खाना खाने लगी। वो खाना बहुत साधारण था, लेकिन आज उसे वो किसी 5 स्टार होटल के खाने से भी ज्यादा कीमती लग रहा था। तभी प्रिया के फोन पर एक मैसेज आया। यह अस्पताल से था। मिस प्रिया, आपके पिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। उन्हें तुरंत एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन इसका खर्चा बहुत ज्यादा है। अगर सुबह तक पैसे जमा नहीं हुए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रिया के हाथ से निवाला छूट गया। उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी। एग्रीमेंट के मुताबिक उसके सारे अकाउंट्स आरव के पास थे। अब उसके पिता की जान सिर्फ आरव बचा सकता था। प्रिया मैसेज पढ़ते ही बदहवास होकर भागी। वो नंगे पैर ही सीढ़ियां चढ़ती हुई आरव के कमरे की तरफ दौड़ी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसे बस अपने पिता का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसने बिना नॉक किए आरव का दरवाजा खोला। आरव अपनी बालकनी में खड़ा था। आरव, प्रिया चिल्लाई और दौड़कर उसके पैरों में गिर पड़ी। आरव, प्लीज मेरी मदद करो, मेरे पापा मर जाएंगे। उन्हें ऑपरेशन की जरूरत है। डॉक्टर ने कहा है अभी पैसे चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है, सब तुम्हारे पास है। प्लीज मुझे पैसे दे दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। आरव ने पलट कर देखा। प्रिया का हाल बेहाल था। उसकी आंखों में वो डर था जो किसी अपने को खोने का होता है। आरव ने ठंडे स्वर में पूछा, पैसे क्यों दूं मैं? तुम्हारे पिता ने मेरी मदद की थी। उसका कर्ज मैंने उनकी कंपनी को डूबने से बचाकर चुका दिया। अब मेरा और उनका हिसाब बराबर है।
और तुम तो मुझे अपने घर से निकालना चाहती थी ना, अब मदद क्यों मांग रही हो? प्रिया रोते हुए अपना सिर जमीन पर पटकने लगी। मैं बहुत बुरी हूँ आरव, मैं जानती हूँ। मुझे मार डालो, मुझे सड़क पर फेंक दो, लेकिन मेरे पापा को बचा लो, वो बेकसूर हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं भीख मांगती हूँ तुमसे। प्रिया का घमंड, उसकी अकड़ सब कुछ आंसुओं के साथ बह गया था। आज वहाँ कोई प्रिया मेहरा नहीं थी, बस एक लाचार बेटी थी। आरव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर वह नीचे झुका और प्रिया को कंधों से पकड़कर उठाया। उसने अपनी जेब से एक रसीद निकाली और प्रिया के हाथ में थमा दी। आंसू पोंछ लो प्रिया। आरव की आवाज अब नरम थी। प्रिया ने कांपते हाथों से पर्ची देखी। वो सिटी हॉस्पिटल की रसीद थी। मिस्टर मेहरा के हार्ट ऑपरेशन का पूरा बिल भुगतान कर दिया गया था। टाइम स्टैम्प बता रहा था कि ये बिल 2 घंटे पहले ही भरा जा चुका था। प्रिया हैरान होकर आरव को देखने लगी। तुमने ये पहले ही कर दिया? आरव हल्का सा मुस्कुराया। प्रिया, मेरी लड़ाई तुम्हारे घमंड से थी, तुम्हारे पिता से नहीं। वह मेरे लिए पिता समान हैं। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने डॉक्टर से बात कर ली थी। ऑपरेशन शुरू हो चुका है और वो खतरे से बाहर हैं। प्रिया को विश्वास नहीं हो रहा था। जिस इंसान को उसने इतना जलील किया, उसी ने उसके पिता की जान बचाई। वो फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी और पछतावे के थे। वो आगे बढ़ी और आरव को गले लगा लिया। थैंक यू आरव, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मुझे नहीं पता मैं इस कर्ज को कैसे चुकाऊंगी। आरव ने उसे खुद से अलग किया। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना न भूलें। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करके साथ रहें।